स्वागत है आप सभी का स्टीफन्स क्लासेस की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपने क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा के अंदर किस प्रकार आप स्टडी का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टीफन्स क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर किस प्रकार पूरे साल की स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे कि हम बोर्ड परीक्षा के अंदर 95% तक स्कोर कर सकते हैं, और किस प्रकार हम पूरे साल रूटीन बनाएं, किस प्रकार हम चलें आगे जिससे कि हमारे स्कोर जो है वो काफी बूस्ट हो जाए। अगर कोई बच्चा 40%, कोई बच्चा 50%, कोई बच्चा 60% तक भी अब तक स्कोर कर रहा था, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद में अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आपके 95% तक आ सकते हैं, आपके 95% तक स्कोर कर सकते हो आप बोर्ड परीक्षा के अंदर। वो बहुत शानदार रिजल्ट होगा आपका। तो आपसे मिथ निकाल दो कि भैया मेरे तो क्लास 6th में कभी 80% नहीं आए, कभी 9th में नहीं आए, कभी 8th में 80% नहीं आए, तो मैं किस प्रकार 95% स्कोर कर सकता हूं। भाई आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके भले ही 6ठी में कितने आए हो, भले ही 7वीं में कितने आए हो, भले ही 8वीं में कितने आए हो, भले ही 9वीं में कितने आए हो, ये एक फैक्ट है, भगवान ने दिया फैक्ट ये, ठीक है। ये एक फैक्ट है जिससे कि आप, ये एक फैक्ट है, भले ही आपके 6ठी में कितने आए हो, बड़े आपके 7वीं में कितने आए हो, 8वीं में कितने आए हो, 9वीं में कितने आए हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर बनने वाले हैं, और इस बात को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो बस। ये एक मिथ है, ये एक फैक्ट है जो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो में अपने क्लास 10th के अंदर किस प्रकार से पूरे साल की स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे कि हम बोर्ड परीक्षा में 95% तक स्कोर कर सकते हैं। तो ये मेरी ही एक स्ट्रेटेजी थी जो कि मैंने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में मैंने अपनाई थी, और क्लास 12th में भी मैंने इसी प्रकार से स्ट्रेटेजी को अपना करके और काफी अच्छा स्कोर किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजी नंबर, सबसे पहले हम बात करें कि स्ट्रेटेजी में स्टेप नंबर 1 होता है कि हम अपने सिलेबस को पूरा अलग अलग हिस्सों में डिफाइन कर लें कि हम पूरे साल किस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सिलेबस ही पता लग गया, ठीक है, पर उनको ये नहीं पता लगता कि हम किस प्रकार पढ़ाई को स्टार्ट करें, और उनको ये भी नहीं पता होता कि पूरे दिन में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, क्या टॉपिक छोड़ेंगे। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको अपना सिलेबस को एक पेज पे डिफाइन कर लेना कि इंग्लिश में इतने चैप्टर है, हिंदी में इतने चैप्टर है, पंजाबी में इतने हैं, मैथ के अंदर इतने हैं, साइंस के अंदर इतने हैं, और सोशल साइंस के अंदर इतने हैं। सोशल साइंस का तो एक देखो, ठीक है, सबसे पहला काम तो ये आपका ये हुआ। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना पूरा जोर वो मैथ पे लगा देते हैं, अपना पूरा जोर वो साइंस पे लगा देते हैं। भले ही देखो ये आपने स्कोर कर दिया इसमें 100%, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, इसके अंदर भी आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। पर अगर आपने इन दोनों के चक्कर में अगर आपने बाकी सब्जेक्ट खराब कर दिए तो आपका जो स्कोर 95% था वो 80% की स्कोर में आ जाएगा। और एक बात सोच जरा, 80% वाली जो लाइन के अंदर होता है ना, भले आप उसके 89 पॉइंट समथिंग आए हो, 89% आए हो, पर वो 80% वाले के ही लाइन के अंदर काउंट होता है। और आपने अगर आपने 90% पूरे स्कोर किए तो वो 90% वाली लाइन के अंदर काउंट होता है। दिन रात का फर्क पड़ जाता है, अगले का देखने का नजरिया बदल जाता है कि भाई स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है पढ़ाई के अंदर, 90% स्कोर किया। तो हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ में पूरे साल लेके चलें और लगभग सभी में आपके स्कोर बूस्ट हो, जिससे कि आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा और ओवरऑल इफेक्ट आपका लगभग 95% के करीब आ सकता है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो जिस प्रकार मेरी स्ट्रेटेजी रही थी कि सिर्फ इसको डेली के आधा घंटा हम सिर्फ चैप्टर रिवीजन करेंगे और हमारी बात बन जाएगी। और लगभग पूरी किताब के अंदर आपके लगभग 500 से 600 वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी किताब के अंदर काम के होते हैं। वो आपको पूरे साल के जो चैप्टर्स के अंदर जो होते हैं मीनिंग्स, वो आपको लास्ट डे के अंदर आपको रिवीजन करने होते हैं,
या फिर आपके जब हाफ ईयरली होंगे तब आप उससे एक दिन पहले उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। लगभग 500 से 600 वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो हर चैप्टर के अंदर आएंगे और सारे कलेक्ट करके आप 500 से 600 को बना लेना, एक पेज पे लिखना। 3-4 पेज के अंदर आपका पूरा काम निपट जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद में सेम काम इस पे, आधा घंटा इसको पढ़ोगे, ठीक है। इसके अंदर भी सिर्फ चैप्टर रिवीजन करना है और आधा घंटा इसको। अगर आपने इस टाइम के अंदर, जब इस सब्जेक्ट को कोई पढ़ नहीं रहा, अगर आपने इस टाइम के अंदर अगर आपने इसको टाइम दे दिया, तो आई गारंटीड कि आपने जो यहां पे स्कोर किया है ना, उसके बराबर स्कोर वो होगा। आप इनमें भी 100 आउट ऑफ 100 ले जा सकते हैं, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल पक्की है, जिससे कि आपका स्कोर 95% से अबव भी जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे कि सर इंग्लिश में तो हमें समझ में आ गया कि आधा घंटा पढ़ना है, हिंदी में समझ में आ गया आधा घंटा पढ़ना है, पंजाबी में समझ में आ गया आधा घंटा पढ़ना है, पर सर मैथ में क्या करें, मैथ में कब पढ़ें और मैथ में कब ना पढ़ें। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप शोर वाले इलाके के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर मस्ती करते हुए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि कभी भी आप मैथ को पढ़ो जिस प्रकार मैंने पढ़ा था। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे स्कूल टाइम के अंदर जब हम होते हैं तो स्कूल टाइम के अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। आपके दोस्त वगैरह आपको नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। अगर आपने साइंस उठा ली तो आपको वैसे ही समझ में आएगी भाई कि थ्योरिकल चैप्टर होता है, इसके काफी इसके अंदर लॉ होते हैं, काफी नियम होते हैं, तो वो आपको वैसे ही समझने देंगे। आपके दोस्त वगैरह आपको तंग करेंगे, टीचर्स आपको तंग करेंगे, तो आपके पास एक तरीका है कि आप वहां पे मैथ निकाल के बैठ सकते हैं। मैथ के अंदर जो आपके क्वेश्चन, जो डाउट हैं, वो आप टीचर से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं जिनको आते हैं, या फिर उनको करते प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए भी अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहां से तो टाइम निकालना होता है स्कूल से, ये टाइम अपने स्कूल से निकाल लेंगे। और अगर एक और टाइमिंग बचती है जब इसको हम पढ़ेंगे, वो होता है नाइट के अंदर। सुबह उठ के देखो पढ़ने वाली इधर जो लत होती है, कई बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना चाहिए, 5 बजे पढ़ना चाहिए, काफी अच्छा याद रहता है। देखो मैंने आज तक ऐसा पढ़ा नहीं था, मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया था, पर जब इतनी ज्यादा नींद आती है ना, पूछो ही मत, इतनी ज्यादा नींद आती है कि ऐसा लगता है कि किताब खोली और दोबारा उसके ऊपर सो गए, ऐसी नौबत आ जाती है। तो मुझे लगता है कि वो चीज काम करती है, पर मेरे को इतना यकीन है कि अगर आप नाइट में देर रात तक अगर आपने स्टडी करते हैं तो आप उसमें मैथ कर सकते हैं। मैथ के अंदर बिल्कुल ऐसा अच्छा स्कोप रहता है, मैथ करने में साथ में मजे भी आते हैं, साथ में गाने चला के आराम से अपनी मैथ कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और लगभग आपके स्टूडेंट का जो, मैं मानता हूं जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाते, लगभग 2 महीने पहले अपने इस टाइम टेबल को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। पर अभी इतना प्रेशर नहीं है, तो हम कर सकते हैं कि स्टूडेंट का जो स्लीपिंग टाइमिंग होता है लगभग वो 1 बजे तो होना चाहिए रात के, लगभग 1 बजे तो स्टूडेंट सोना चाहिए, वो इसका डेली रूटीन होना चाहिए। लगभग हम 1 बजे तक हम सोएंगे, वरना आप क्लास 12 के बाद में आप अपने आप इस स्कोर पे आ जाओगे। आप 1 बजे 12 बजे इस प्रकार सोया करोगे, ठीक है। तो मैथ की बात आपकी कंप्लीट होगी। मैथ के अंदर आपको या तो आपको नाइट में स्टडी करनी है, या तो आपको स्कूल के अंदर टाइमिंग मिलता है तो वहां से वो टाइमिंग निकालना पड़ेगा। और इसके लिए अंदर मैंने अलग अलग हिस्सों में चैप्टर को बांट दिए। जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी स्टूडेंट है वो इजी चैप्टरों से अपने स्टार्ट करेंगे। अगर जो बिगिनर्स भी हैं या फिर जो अपने एडवांस जो बच्चे हैं वो भी हैं, तो वो भी ये वो चैप्टर्स हैं जो स्कोरिंग है। जो कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो फेल की नौबत होते हैं, वो सारे चैप्टरों पे हाथ ना मारे, वो सिर्फ इतने चैप्टर करने हैं, आपका स्कोर काफी अच्छा आ जाएगा। और जिन्होंने 95% तक गोल करना है, उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है, कुछ भी मीडियम नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पर ये चैप्टर को मैंने अलग अलग हिस्सों में बांटा इसलिए कि आप इस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ इजी चैप्टर दिए हैं जो आपके लगभग 1 या 2 दिन में हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप कम टाइम के अंदर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं, प्लस माइनस ये होते हैं, ज्यादा नहीं है, एलसीएम एचसीएफ होते हैं। फिर आपके ऐसे चैप्टर आते हैं मीडियम चैप्टर,
जिनमें आपको लगभग 4 से 5 दिन या 6 दिन भी लग सकते हैं। और अगर आपके ये चैप्टर तैयार होते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि आप 80% का जो बैरियर था, ये देखो ये आपका होता है कि 60%, ये आपका होता है 80% का बैरियर तोड़ने का, और ये होता है 95% या 90% मान लो, ये वो बैरियर होता है जो 90% प्लस स्कोर करते हैं, तो वो 6th और 10th चैप्टर को बहुत अच्छी तरह तैयार करते हैं। ये बैरियर होता है। कुछ इन्हीं चैप्टर को तैयार करते हैं, इन्हीं चैप्टर करके नहीं आते, उनके 80% समथिंग आते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 6th और 10th चैप्टर भी कर लेते हैं, तो उनका 95% से अबव रिजल्ट आने का हो जाता है। ठीक है, तो ये मैथ के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी इस प्रकार रही थी कि मैंने अपने दिन डिसाइड कर लिए थे कि आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है। इजी चैप्टर, फिर मीडियम चैप्टर, फिर हार्ड चैप्टर के अंदर मैंने बार बार इसको शिफ्ट करता गया। और जब आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको लगाने हैं PYQs चैप्टर वाइज। आपको चैप्टर वाइज PYQ लगाने हैं। अगर आप राजस्थान बोर्ड से तो आप राजस्थान बोर्ड के PYQ लगाओ, अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपको CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज आपको उसके क्वेश्चन सोल्व करते जाने हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट आए तो उसको गोला कर लो और अपने टीचर से पूछो या किसी अपने भैया से पूछो, जिसमें आपका बड़ा भैया है। आपके मैथ के बारे में तो सारा डाउट कंप्लीट हो गया कि आपको इस चैप्टर के अंदर इस प्रकार से 3 हिस्सों में डिवाइड करके आपको उसकी स्टडी करनी है। फिर मैंने अपना साइंस का जो शेड्यूल था वो मैंने पढ़ा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, सारा का सारा चीज समझने वाली है। डेफिनेशंस जो होती है, जो अपने को फॉर्मूले से तैयार करनी पड़ती है, कुछ मात्रक होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, और इसको पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है बच्चों का, और काफी ज्यादा याद भी रहती है। ये ऐसा है कि आपका स्कोर जो है आपका बूस्ट कर देगी, आपका बूस्ट करने के लिए स्कोर होती है। केमिस्ट्री भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, पर इसमें थोड़ा अपवाद ज्यादा रहता है। आपको इसके अंदर अपवाद जो पढ़ोगी, जिससे कि आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको अगर अपवाद याद है, केमिस्ट्री पूरी अपवाद पे चलती है, एक्सेप्शन पे चलती है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी 100% पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने जिस प्रकार में पढ़ा था, आज तक मेरे को समझ में नहीं आती वैसे बायोलॉजी, कि मैंने पूरी क्रैम की थी, इसको रटा मारा था इसको पूरे का पूरे को रटना है। इसमें अपने ना तो अपने फिजिकल कर सकते हैं, ना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ना कुछ हो रहा है इसमें, ना अपने समझ सकते हैं, ना इसको ना कि मैं अपने आंते पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने आंते गाड़ी तुम्हें दिखा दूंगा ये ऐसे आंते होती है, तो इसको सारा रट्टा मारना है। पर फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में फील होता है चीजों को, क्योंकि हमने आसपास चीजों को देख रखा है। तो ये आपके वो है जो आपको पहले बूस्ट करेंगे कि हमारा सिलेबस काफी जल्दी चल रहा है और हमें समझ में भी आ रहा है। तो सबसे पहले आप फिजिक्स करेंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री करनी है, जिससे कि आपका बूस्टअप जो लेवल है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप फ्लो में कुछ कर देते हो, जैसे आपका फ्लो में चैप्टर अच्छे चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, सारी साइंस समझ में आ रही है, तो आप फ्लो में बायोलॉजी की भी अच्छी तरह से स्टडी कर लोगे, बायोलॉजी भी आपकी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस पे, जिसके अंदर सभी बच्चों को डाउट रहता है। तो भाई देखो, एक बात और होती है जिसमें सोशल साइंस के बारे में बताऊं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि यूपीएससी लेवल में कि वो 35-35 साल पढ़ते हैं, 40-40 साल पढ़ते हैं, पर उनका स्कोर नहीं आता, वो आईएएस नहीं लगते। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो 21 साल या 22 साल या 23 साल की उम्र में कुछ लिमिटेड पढ़ के भी ना अपना काफी अच्छा स्कोर कर देते हैं और वो आईएएस लग जाते हैं। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि वो 40 साल के जो व्यक्ति हैं उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखा, पर वो पढ़ रखा है, पर उन्होंने एग्जाम ओरिएंट नहीं पढ़ा, वो सारा पढ़ रहे थे। अगर आप सारे पे हाथ मारोगे तो सारे को भाई सीधी सी बात है आपका स्कोर वैसे ही आएगा। तो सोशल साइंस के अंदर मेरी यही स्ट्रेटेजी रही थी कि सिर्फ आपको नोट्स को फॉलो करना है। जब आप नोट्स को पढ़ो तो साथ साथ उसके साथ में, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे सिलेबस खत्म होने के बाद PYQ लगाना है मैथ के अंदर, पर इसमें क्या करना है, जैसे आपने नोट्स पढ़े, चैप्टर खत्म हो गया, तो उस चैप्टर के खत्म होते ही आप उसके लगा लो PYQs, बस इतना ही होता है। और एसएसटी के अंदर PYQ ही रिपीट करते हैं, लगभग 5 साल के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सोशल साइंस को नोट्स प्लस PYQ से आराम से तैयार कर सकते हैं, इसमें काफी अच्छा स्कोर आ जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसके अंदर होती है बच्चों को। अगर इसके अंदर कोई भी आपको डाउट रहता है तो हो सकता है कि मैं, अगर आपकी डिमांड रही, तो मैं सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री जो आपका जो सब्जेक्ट होता है मेन, जो आपको समझ में नहीं आता, तो उसके अंदर आपकी अच्छी तैयारी करवा सकता हूँ। और मैं मैथ के बारे में गारंटी लेता हूँ कि मैथ
आपको मैं तैयार करवा दूंगा। लास्ट के जब आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले एक वीडियो आएगी जो मैप के बारे में रहेगी। और पिछली बार भी बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया था, मैंने मैप करवाया था और काफी अच्छा रिजल्ट आया था उससे। मैप के क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं हुए थे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। इंग्लिश के अंदर आधा घंटा, हिंदी के अंदर आधा घंटा पढ़ता था और पंजाबी के अंदर आधा घंटा। ये मेरा हो गया शेड्यूल फिक्स। पर इनके अंदर मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं था, ठीक है। जब मेरा टॉपिक पूरा हो जाता था मैं टॉपिक छोड़ देता। यहाँ पे घंटे मैटर नहीं करते, आपने कितना किया है वो मैटर करता है, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको अच्छी तरह देखो, बिना स्ट्रेटेजी के आपके 95% कभी नहीं आ सकते। आप दिमाग के अंदर ही जो आपने हुआ बना रखा ना वो निकाल दो। बिना स्ट्रेटेजी के आपके कभी भी 95% नहीं आ सकते। आपका एक टाइम शेड्यूल, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे लिख लो 95%, कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आपके इतने मतलब इसे इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत से चाहो कि देखो बोलते ना कि आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हो कि पूरी कायनात उसको मिलाने में जाती है। तो वैसी ये बात है कि अगर आप इस 95% को अगर आप इतनी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी दुनिया आपको उसके अंदर मिलाने को तैयार हो जाएगी, आपको उसको मिलाएगी उससे 95% से। और मैं मानता हूँ 95% जब स्टूडेंट्स के आते हैं तो पेरेंट्स का और जो आसपास के पड़ोस हैं या फिर आपके अदर फ्रेंड्स हैं, आपको देखने का नजरिया बदल देते हैं। वो देख लेना आप, जब आपके 95% या 97% या इससे अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपके साथ बोलने का, आपके साथ रहने का और आपके साथ बातचीत करने का सारा स्वभाव उनका चेंज हो जाएगा। वो आपसे आपको देख करके ऐसे इंस्पिरेशन मानेंगे, अपने बच्चों के बारे में पूछें, अपने बच्चों को ही बोलेंगे कि भाई इनसे कुछ सीखो, ये करो वो करो। मैंने ऐसा थोड़ा ऐसा देख रखा है, तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको ये बात मेन है, मैं जिस प्रकार मैं करता था कि अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरे को आज क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो रात के जब 1 बजे आप सोते हो, रात के 1 बजे, तो आपको लगभग 10 मिनट के करीब लगेंगे, 10 या 5 या 10 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाएगा। एक पर्ची लो, एक पेपर लो, जिसके अंदर आप ये लिखो कि मेरे को कल क्या करना है टॉपिक वाइज। जैसे मैंने लिखा कि मेरे को इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 1 करना है और ग्रामर के अंदर टेंस रिवाइज करने हैं। हिंदी के अंदर मेरे को चैप्टर नंबर 1 करना है और इसके अंदर मेरे को लेटर राइटिंग करनी है। पंजाबी के अंदर मेरे को क्या करना है, पंजाबी अदर लैंग्वेज होती है, एक चैप्टर करना है और आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ के अंदर आपने ये बांध लिया कि मेरे को आज ये 30 क्वेश्चन करने हैं, तो आप ये 30 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आपने बोला कि मेरे को आज ये लाइट चैप्टर कंप्लीट करना है या मेरे को इसको न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं, तो आपने लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और सोशल साइंस में क्या रहा कि आपने बोला कि मेरे चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करना है, तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया प्लस पीवाइज क्यू लगा लिए। ये आपका रहेगा पूरी की पूरी दिनचर्या। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि पढ़ाई स्टार्ट कहां से करें। और इनमें से भी आप स्टार्टिंग में दिन में आप आधा घंटा पढ़ रहे हो इंग्लिश, आधा घंटा हिंदी पढ़ रहे हो, आधा घंटा पंजाबी पढ़ रहे हो, ये आपका खाना खाने से पहले का टाइम होना चाहिए। ये 1.5 घंटा आपको तब निकालना है। ये आपको सुबह उठ के नहीं पढ़ना, ये आपको तब निकालना है जब आप खाना खा रहे हो या उससे आधे घंटे पहले। मैं तो पहली बात है जब इंग्लिश पढ़ता था, जब खाना खा रहा था तब मैं उसके सामने इंग्लिश की किताब खोलता, पासबुक खोलता था, तो वहां से इसकी रीडिंग करता था। इसकी रीडिंग भी वहीं से हो जाती थी टीवी देखते देखते, और इसका वैसे ही होता था। ये ऐसे सब्जेक्ट है कि आप इसमें देखो सारे ही जो 6 सब्जेक्ट हैं सभी 100 नंबर के आने वाले हैं। ऐसे तो है नहीं कि आप मैथ और साइंस पढ़ लो कि आपके 100 में 100 आ जाएंगे, मतलब आपके 95% प्लस आ जाएंगे। अगर आपने इसमें स्कोर डाउन कर दिया ना, जो इजी सब्जेक्ट रहते हैं, अगर आपने वो छोड़ दिए तो आपका स्कोर काफी गिर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इन सब्जेक्ट को अपने साथ साथ में लेकर चलना है। यही तो वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपको बूस्टअप करेंगे, आपका जो 95% का जो क्राइटेरिया वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैंने ये देखो 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि 90% बच्चों के इजीली आ जाते हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, 92% आ जाते हैं। पर जो इसके बाद के 1% की जो वैल्यू है ना, 1% की वैल्यू, ये बहुत तकड़ी है, बहुत तकड़ी। मैंने देख रखा है कि 1% तक लाने के अंदर बच्चों को इतना ज्यादा जोर लगता है, इतना ज्यादा जोर। मेरे देखो जब मैंने पढ़ाया था तो हाईएस्ट कोचिंग का स्कोर जो रहा था 95% रहा था, ठीक है। अब तक जो 95% का क्राइटेरिया अब तक टूटा नहीं है, 94% तक समथिंग आ गए थे बच्चों के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास 12th की भी स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैंने किस प्रकार अपने पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, किस प्रकार मैंने स्टडी की थी,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और इसके ऊपर वीडियो आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तब के लिए चलते हैं।